हाय एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चे लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, तो हम क्या कर रहे थे, हम वेव्स का क्विक रिवीजन कर रहे थे जिसमें मैं 2 लेक्चर ले चुका हूँ। आज थर्ड लेक्चर ले रहा हूँ और आज वेव्स हमारा खत्म हो जाएगा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, बीट्स, और क्या पढ़ेंगे साथ ही साथ डॉपलर इफेक्ट, और लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे 2 प्रॉब्लम तो आने ही आने हैं और हो सकता है 3 आ जाए। ठीक है, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। बीट्स, तो बीट्स कैसे बनती है सबसे पहले ये देखते हैं, और फिर बीट्स होता क्या है अपन ये देखेंगे। ठीक है, तो बीट्स कैसे बनती है, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड और स्लाइटली डिफरेंट एम्पलीट्यूड but slightly different frequencies traveling in the same direction with the same speed superimpose, then they give rise to a beats। नहीं आया समझ में, हमको भी नहीं आया। मैंने क्या बताया, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ही तो पढ़ रहे थे ना। दो वेव जिनके एम्पलीट्यूड सेम है या एम्पलीट्यूड में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसीज में जरूर थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। एम्पलीट्यूड में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन फ्रीक्वेंसीज में जरूर डिफरेंस होना चाहिए। ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड सुपर इम्पोज, तो क्या होता है, हमें बीट्स मिलती हैं। अब बीट्स का मतलब क्या हुआ, बीट्स का मतलब ये हुआ, बीट्स है क्या, तो इस पॉइंट पर जब दोनों वेव सुपर इम्पोज करेंगी ना, तो इस पॉइंट पर जो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो हमारी पीरियोडिकली चेंज होगी। नाम सुना, पीरियोडिकली चेंज होगी। पीरियोडिकली मतलब क्या, कि आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम हमें मैक्सिमम मिलेगा इस पॉइंट पर, आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम मिनिमा मिलेगा, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, ये टाइम के साथ साथ पीरियोडिकली चेंज होते जाएंगे। इसी पॉइंट पर याद रखिए इंटरफेरेंस और इसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, यही बीट कहलाता है। यही क्या कहलाता है, हमारा बीट कहलाता है। यहाँ पे जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है पीरियोडिकली जो होता है, इसी को हम बीट कहते हैं। और बीट कैसे बनती है मैंने बता दिया कि दोनों वेव कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है बच्चों, वो हमारा टाइम का फंक्शन होती है। किसका फंक्शन होती है, टाइम का। जबकि आप बोलोगे सर इंटरफेरेंस में भी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वहां पे भी तो मैक्सिमम मिनिमम बनते थे। हाँ भाई बनते थे, लेकिन वहां पे आपको याद है एक पॉइंट पर अगर मैक्सिमम बना तो मैक्सिमा ही रहता था। जब वहां पे हम पोजीशन चेंज करते थे, क्या चेंज करते थे, पोजीशन चेंज करते थे, तो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी चेंज होती थी। मतलब कहीं हमें मैक्सिमम मिलता था, कहीं मिनिमम मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही पॉइंट पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहे हैं आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो टाइम का फंक्शन है एक ही पॉइंट पर। यहाँ पे जो हमारी इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो एक्स का फंक्शन होती है, मतलब पोजीशन का फंक्शन होती है। पोजीशन का फंक्शन होने का मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पोजीशन चेंज करते हो तो मैक्सिमम मिनिमम हमारे चेंज होते हैं, मतलब मैक्सिमम मिनिमम हमको मिलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बीट समझ में आ गया, बीट कैसे बनती है समझ में आ गया, बीट क्या होता है समझ में आ गया। ठीक है, अब कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। जैसे जहां पे देखिए, जब यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी हमको मिलती है तो हम उसको वैक्सिंग बोलते हैं। मैं लिख देता हूं WAXING, WAXING, और वेनिंग WANING। ये वो पॉइंट होते हैं, ये मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट होता है और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट होता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए रेशियो बिटवीन द मैक्सिंग एंड वेइंग क्या है, तो आपको आई मैक्स बाय आई मिनिमम निकालना है। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट होता है और ये मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट होता है। आपको क्लियर हो रहा होगा, आई होप आपको क्लियर हो रहा। कुछ है ही नहीं तो क्या क्लियर होना है इसमें। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ और टर्म्स की बात करूं, अगर जो टाइम इंटरवल होता है बिटवीन द टू सक्सेसिव मैक्सिमास और मिनिमास, उसको बोलते हैं अपन पीरियड्स ऑफ बीट्स। क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ बीट्स। क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ बीट्स, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव मैक्सिमास और मिनिमास। और ये जो टाइम इंटरवल आता है बच्चों को कितना आता है, 1/μ1 माइनस μ2। μ1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स 1, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स 2। ये वही सोर्स हैं जो हमारे इंटरफेयर करने वाले थे, जो हमारी वेव्स को एमिट कर रहे थे और उनकी वेव्स इंटरफेयर करने वाली थी, एक्चुअल में सुपर इम्पोज करने वाली थी, है ना। तो μ1 माइनस μ2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये अपना सोर्स नंबर 1 की फ्रीक्वेंसी है, सोर्स नंबर 2 की है, वेव नंबर 1 की फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर 2 की आप ऐसा भी बोल सकते हो क्योंकि सोर्स ही तो वेव को जनरेट करते हैं या एमिट करते हैं। ठीक है, चलो इतना हो गया। तो अपना हो गया पीरियड ऑफ बीट्स। अब नेक्स्ट हमारा, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, दिस इज अ टेम्पोररी पैटर्न, दिस इज अ परमानेंट। इंटरफेरेंस इज अ परमानेंट पैटर्न। बताओ क्यों, क्योंकि किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमम बन गया तो वो मैक्सिमम ही रहेगा,
और इसको टेम्परेरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, मतलब पहले आपने देखा मैक्सिमम ना तुरंत मिनिमम फिर मैक्सिमम मिनिमम ऐसे बनते गए। तो यहाँ पे टेम्परेरी पैटर्न है ना, मैक्सिमम कंटिन्यूसली बनानी है, मिनिमम कंटिन्यूसली बनानी है। ये परमानेंट है क्योंकि इस पॉइंट पे अगर मैक्सिमम बना था तो मैक्सिमम ही रहेगा, टाइम कितना भी निकल जाए। तो ये एक्स का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन एक्चुअल में यही है। यहाँ पे एक्चुअली फेज डिफरेंस टाइम के साथ साथ चेंज होता है और यहाँ पे एक्स के साथ साथ चेंज होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम रखते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस रखते हैं, ठीक है, स्लाइट डिफरेंस होता है उनकी फ्रीक्वेंसी में, दोनों सोर्स की। वैक्सिंग वेइंग क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है बीट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा, बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ मैक्सिमास पर सेकेंड या नंबर ऑफ मैक्सिमास पर सेकेंड और नंबर ऑफ मिनिमास पर सेकेंड। उस पॉइंट पर कितने मैक्सिमास एक सेकेंड में बनते हैं या मिनिमास बनते हैं, वही हमारा बीट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है वो, बीट फ्रीक्वेंसी। और ये होता है ν1 माइनस ν2। दिस इज द नंबर ऑफ मैक्सिमास फॉर्मिंग एट दैट पॉइंट पर सेकेंड, नंबर ऑफ मैक्सिमास पर सेकेंड या नंबर ऑफ मिनिमास पर सेकेंड। इतना समझ में आ गया। अच्छा, और ये जो मैक्सिमम मिनिमम होता है ये बीट कहलाता है। तो अपन बीट फ्रीक्वेंसी को ऐसा भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। समझ रहे हो, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड या नंबर ऑफ मैक्सिमास फॉर्म्ड पर सेकंड, नंबर ऑफ मिनिमास फॉर्म्ड पर सेकंड, ये सब बीट फ्रीक्वेंसी पर सेकंड है। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे ना, देखो टाइम इंटरवल अगर दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच में इतना है तो इसका उल्टा करोगे, ये भी तो बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। मैं आपको एग्जांपल समझा दूं, जैसे टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड है, मतलब एक मैक्सिमम बना, उसके 0.1 सेकंड बाद एक और मैक्सिमम बना, फिर उसके 0.1 सेकंड बाद एक और मैक्सिमम बना। बताओ एक सेकंड में कितने मैक्सिमम्स बनेंगे, 10 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप यहां से भी निकाल सकते हो। इसका उल्टा करो, देखो अगर ये 0.1 है तो ν1 माइनस ν2 कितना आ जाएगा, 1/0.1 मतलब 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, उल्टा है। मतलब आप समझ गए ना कि अगर टाइम बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमास का उल्टा करेंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है, और वो लॉजिकल भी है, ठीक है। तो बीट फ्रीक्वेंसी भी हमारा हो गया। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी कभी भी 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा नीट में एक सवाल ऐसा भी पूछा गया था, वो भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने बोला था कि नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट या नंबर ऑफ मैक्सिमास पर मिनट, तो पर सेकंड इसमें 60 का मल्टीप्लाई जरूर कर लेना। तो 60 का मल्टीप्लाई कब करना है कब नहीं करना है वो आपको सवाल में पता चलेगा ना। पर सेकंड पूछेगा तो ये पर मिनट पूछेगा तो फिर मल्टीप्लाई। अच्छा ये कभी भी 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से कम ही होना चाहिए जब हमें बीट सुनाई देंगे। बीट मतलब नंबर मैक्सिमास मिनिमास सुनाई देंगे। एक तेजी सा साउंड आया, अगर अपन उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा, मतलब मैक्सिमम मिनिमास नहीं बने, डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं मतलब मैक्सिमम मिनिमास बन रहे हैं। आप ऐसे समझो हमारे कान पर अगर दो साउंड गिर रहे हैं, दो मैक्सिमास गिर रहे हैं, दो मैक्सिमम साउंड गिर रहे हैं, अगर उनके बीच में 0.1 सेकंड का टाइम इंटरवल है तो फिर हमें ये पता चलेगा कि दोनों साउंड अलग अलग थे, ठीक है। लेकिन अगर वो दोनों 0.1 सेकंड से कम टाइम में हमारे कान पे गिर गए तो हमें ये पता, हम उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। मतलब कहने का ये है कि जो मैक्सिमास बन रहे थे उनके बीच में मिनिमम टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, 0.1 का होना चाहिए। मतलब एक सेकंड में 10 से कम मैक्सिमास बनने चाहिए हमारे कान पर, जब ही हम उन मैक्सिमास को या बीट्स को सुन पाएंगे। अगर 10 से ज्यादा बन जाएंगे तो हमारे कानों की सेंसिटिविटी नहीं है, हम उन साउंड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इतना क्लियर हो गया। तो हमारे कानों की सेंसिटिविटी मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि दो मैक्सिमास के बीच में जो पीरियोडिकली मैक्सिमास बन रहे थे उनके बीच में दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच में मिनिमम टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, 0.1 का। जब भी हम उनको ए मानो डिटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कान उनको अलग अलग सुन सकता है, दो मैक्सिमम्स अलग अलग सुन सकते हैं। अगर 0.1 से कम होगा तो हमारे कान को ऐसा लगेगा एक ही मैक्सिमम बनेगा या एक ही साउंड सुनाई देगा। इतना क्लियर हो गया। इसलिए 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और याद रखो बीट को हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। बीट को देखो जब भी ऑब्जर्वर दो साउंड सुन रहा होगा तो बीट फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, ν1 माइनस ν2 करके आपको डिफरेंस निकाल लेना है। और ये हमेशा 10 से कम ही आएगा क्योंकि प्रैक्टिकली हम 10 बीट से ज्यादा नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली 10 बीट पर सेकंड, एक सेकंड में 10 बीट से ज्यादा हम नहीं सुन सकते, या बीट फ्रीक्वेंसी हमारी 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। बीट फ्रीक्वेंसी इज यूनिटलेस, ठीक है, ये यूनिटलेस नहीं होगा, ये जो डिफरेंस है ना पर सेकंड आएगा, ठीक है। इसकी यूनिट पर सेकंड होगी, सॉरी पर सेकंड होगी। फ्रीक्वेंसी की क्या होती है सेकंड इनवर्स ना, तो वही इसकी भी होगी। इतना क्लियर होगा। मैं क्या बता रहा था, बीट को कहीं पे भी
अपन सवाल पूछा जा सकता है बीट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। कैसे पूछा जा सकता है कि अगर जब भी ऑब्जर्वर दो साउंड सुन रहा होगा, अब कहाँ कहाँ वो दो साउंड सुनेगा, अपन बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट में। डॉपलर इफेक्ट में ऐसा हो सकता है ट्रेन आ रही है तो ट्रेन आते समय सोर्स उसके पास आ रहा है तो उसको एक साउंड सुनाई देगा, फिर ट्रेन उससे दूर जा रही है तो सोर्स उससे दूर जा रहा है तो एक साउंड सुनाई देगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या बीट फ्रीक्वेंसी इतनी है, या बीट नहीं सुनना है तो दोनों फ्रीक्वेंसी को सेम होना चाहिए। बहुत सारे सवाल ऐसे बनेंगे, ठीक है। समझ रहे हो बात को? हाँ बिल्कुल समझ रहे होगे। चलो मैंने आपको बता दिया पीरियड्स ऑफ बीट्स क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सब मैंने आपको समझा दिया। चलो अब थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस भी देख लेते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस में ज्यादा कुछ नहीं देखना है, इक्वेशन ऑफ बीट्स देखना है बस। अच्छा, जो मैंने आपको बताया ना कि दो मैक्सिमा बीच में टाइम इंटरवल 1/μ1 माइनस μ2 होता है, पूरा मैथमेटिकली निकाला गया है और वहीं से भी बीट फ्रीक्वेंसी भी निकाली गई है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है बस। और अभी बीट फ्रीक्वेंसी बहुत हमारे लिए काम का है, बीट या बीट का फॉर्मेशन बहुत काम का है, क्योंकि हम इससे क्या कर सकते हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो कि हम देखेंगे। हम ट्यूनिंग फॉग, एक अननोन ट्यूनिंग फॉग है, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और जो जो हमारी खदान वदान होती है ना, वहाँ पे जो हार्मफुल गैसेस होती है उनको डिटेक्ट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बीट, ठीक है। वो अपन को डीप में नहीं पढ़ना, बस इतना जानना है कि ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमें अननोन ट्यूनिंग फॉग की फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपन को ये बीट का ही हमारा एप्लीकेशन है कि बीट फॉर्मेशन के एप्लीकेशन क्या क्या, बीट से क्या फायदा है, ठीक है। तो वो उसमें जाएंगे कि अपन ट्यूनिंग फॉग है उसकी अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको अभी क्या बोला, मुझे क्या बताना है, हाँ इक्वेशन ऑफ बीट्स। ये सुन लो थोड़ा सा, ये काम ज्यादा काम नहीं आएगा, इसमें सवाल नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। हमारे पास एक साउंड सोर्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी है ए साइन 2π μ1t, और दूसरा साउंड सोर्स है ए साइन, यहाँ पे मैंने एम्पलीट्यूड सेम लिया है। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो रिजल्टेंट जो मिलेगा वो बीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि दे आर ट्रेवलिंग द सेम डायरेक्शन, स्लाइट डिफरेंस उनकी फ्रीक्वेंसी में, एम्पलीट्यूड सेम है। तो जब हम इनको सुपर इम्पोज कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बीट्स, ठीक है। हो गया इतना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2a cos, ध्यान से सुनना, 2π μ1 माइनस μ2 अपॉन 2 इंटू टी, मल्टीप्लाई में है ना साइन, यहाँ नहीं बनेगा इसलिए यहाँ लिख देते हैं साइन 2π μ1 प्लस μ2 अपॉन 2, यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा। ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। ये क्या कहलाता है हमारा एम्पलीट्यूड, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो a साइन 2π μ1 माइनस μ2 अपॉन 2। और ये क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ये क्या कहलाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। गलत हो गया है, पहले माइनस जो पहले लिखा था ना, इसलिए पहली बार की बात हमें संभालनी चाहिए। वहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। अरे वो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, कल लगाते रहना, उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस यहाँ पे याद रखोगे। यहाँ पे μ1 μ2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू साउंड सोर्स है, ठीक है। और ये क्या है, μ1 माइनस μ2 अपॉन 2, दिस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो कभी भी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट वेव पूछ सकता है हमसे, तो याद रखना μ1 माइनस μ2 अपॉन 2। बीट फ्रीक्वेंसी μ1 माइनस μ2 होती है, और डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो हमारी क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। और एम्पलीट्यूड आपने देख लिया, 2a cos 2π μ1 माइनस μ2 अपॉन 2 इंटू टी, ये इतना हो गया। तो मैथमेटिकल एनालिसिस हो गया। यहीं से वो मैक्सिमास का बनेगा, मिनिमास क्या बनेगा, रिजल्टेंट, मतलब बहुत सारी चीजें की जाती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा मतलब मैक्सिमास होगा। एक सवाल कर लेते हैं। मान लो हमारे पास दो साउंड सोर्स है और दे आर एमिटिंग प्रोग्रेसिव वेव हुज इक्वेशंस आर गिवन, हमें उनके इक्वेशन दिए गए हैं। मान के चलो 3 sin 508 पाई टी, और दूसरा दिया है 4 sin 500 पाई टी। तो हमसे पहला सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ मैक्सिमास पर सेकंड कितने फॉर्म होंगे, और दूसरा सवाल पूछा गया इंटेंसिटी रेशियो बिटवीन द वैक्सिंग एंड द वेइंग। ये अपना नीट का ही सवाल है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, μ1 माइनस μ2, पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। याद रखिए ओमेगा है, ये ओमेगा है, तो इनका डिफरेंस नहीं निकालना है, इनकी ओमेगा का डिफरेंस नहीं निकाला, एंगल फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस नहीं निकाला, लीनियर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकाला। तो μ1 निकाल लेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा अपॉन 2π। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो μ1 ओमेगा अपॉन 2π रख लो यार, 500 ये दो भी है, तो 508 पाई अपॉन 2, यही आएगा ना, 2π। तो पाई पाई कट गए, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 254। ऐसे μ2 कितना आ जाएगा, ये 254 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा भाई, 250।
तो न्यू 1 माइनस न्यू 2 कितना आ जाए 4, तो 4 मैक्सिमास पर सेकंड सुनाई देंगे, या यू कैन से कि बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 4 होगी, 4 पर सेकंड, ठीक है। बीट फ्रीक्वेंसी पर सेकंड उसमें है ही, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हमसे क्या पूछा गया, आई मैक्स बाई आई मिनिमम। तो क्या होता है भाई आई मैक्स बाई आई मिनिमम में, जो इंटरफेरेंस में भी हमने पढ़ा था, हम कैसे निकालते हैं, r प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 का होल स्क्वायर, जहाँ पे r क्या होता है बच्चों, एम्पलीट्यूड का रेशियो, और जो कि होता है I1 बाय, यही पढ़ा था हमने, बिल्कुल पढ़ा था। यहाँ पे A1 बाई A2 कितना आ जाएगा 3/4, तो आपको यहाँ पे 3/4 रख लो, आई मैक्स बाय आई मिनिमम निकाल लो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको कि नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अपना, ठीक है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये तो पहले से अपन जानते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे हुआ हो तो आप देख लेना, तो हम पहले से जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो भाई, तो ये हो गया, ये हो गया। अब देखो और कैसे सवाल आते हैं इस पे, तुमको मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए, नीट वाले बच्चों भाई, मैथमेटिक्स आनी चाहिए, एपी आनी चाहिए, एपी आएंगे तो ये सवाल बन जाएंगे। उन्होंने बोला कि बहुत सारे ट्यूनिंग फॉर्क को अरेंज किया, n नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क आर अरेंज्ड, ठीक है, और किसी भी दो सक्सेसिव ट्यूनिंग जब इनको साउंडेड मतलब इनको हमने बजाया या व्हेन दे साउंडेड टुगेदर, तो क्या होता है ना, कोई भी दो सक्सेसिव ट्यूनिंग फॉक के बीच में हमें x बीट्स सुनाई देते हैं, कितने इनके बीच में कितने बीट्स बन रहे हैं, x बीट्स, ठीक है, x बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जा सकता है, अब x हो रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी दे दे फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी दे दे, या लास्ट वाले की पूछ ले, कुछ भी सवाल हमसे कर सकता है। मान लो फर्स्ट वाले की न्यू है और लास्ट वाले की न्यू डैश है, अपन को एपी आएगा तो ऐसे सवाल बन जाएंगे। अब बताओ, अब इसमें दो टाइप के हो सकते हैं, अपन को देखना है ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है न्यू से कि कम है। अगर ये ज्यादा है तो हमें पता है कि अगर x बीट सुनाई दे रहा है इन दोनों के बीच में, दो सक्सेसिव ट्यूनिंग के बीच में हमें x बीट सुनाई दे रहा है पर सेकंड, ठीक है, वो अपन समझ गए हैं। x बीट्स पर सेकंड सुनाई अगर दे रहे हैं तो, या x मैक्सिमम पर सेकंड सुनाई दे रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इसकी कितनी होनी चाहिए, न्यू प्लस 4। अब इनके बीच में फिर 4 सुनाई देंगे तो इसकी कितनी होनी चाहिए, न्यू प्लस 8। इसकी कितनी होनी चाहिए, न्यू प्लस 12। ऐसे समझते जा रहे हो ना बात को। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एपी बन रही है फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स में, क्या बन रही है, एपी। और कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 4 का कॉमन डिफरेंस, जितनी भी बीट्स पर सेकंड सुनाई देंगे प्रोड्यूस होंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा डी, कॉमन डिफरेंस। एपी याद आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस। और ये बोलते हैं कि लास्ट वाली ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑक्टेट है फर्स्ट वाली का। ऑक्टेट का मतलब क्या हो जाएगा कि लास्ट वाली की फ्रीक्वेंसी डबल है इसकी। फिर आपसे पूछ लेगा कि बताओ एक्स बीट सुनाई दे रहा है, कुछ भी पूछ लेगा, तो आप कैसे करोगे, आपको पता है कि क्या होता है लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस इनके बीच में डी है, डी यानी जो भी बीट सुनाई दे रहे हैं। अच्छा एक चीज रखना, अगर मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी न्यू से, तो फिर अपन यहाँ पे न्यू -4 लेंगे, न्यू -8 लेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते जाएंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि लास्ट वाली की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाली की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है कि कम है। समझ रहे बात को। तो कैसे करोगे, यहाँ पे न्यू डैश इक्वल टू लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म, न्यू प्लस नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क्स हो जाएगा n-1 इंटू डी। डी क्या हो जाएगा यहाँ पे याद रखेंगे, डी हो जाएगा जितने बीट्स आपको सुनाई दे रहे हैं, ठीक है, ये लास्ट टर्म, ये सिंगल टर्म। अब डी नेगेटिव कब रखोगे, जब हमारा न्यू डैश कम होगा न्यू से, और डी को पॉजिटिव कब रखोगे, और एक्चुअल बात है यार, जब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो ऑब्वियस बात है ये इसके अगर न्यू तो इसके न्यू -4 न्यू -8 इसकी कम होते जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में होंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में होगी। और अगर मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसकी कंपैरिजन में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में होंगे। बात समझ में आ गई। 1000 टाइप के सवाल बना सकते हैं, आपसे बनना चाहिए। मैंने बता दिया, सवाल ऐसा बोल सकता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो ऑक्टेट है इसकी फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट वाले का, तो मतलब इसका मतलब है कि न्यू डैश जो है वो डबल है फ्रीक्वेंसी फर्स्ट का। फिर बोल सकता है कि बताओ फोर्थ वाली ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो न्यू निकाल लेना, न्यू प्लस 12 कर देना, तो अपन को पता चलेगी फोर्थ वाले की क्या है। मैंने यहाँ पे x बीट लिखा है, x को मैंने 4 मान लिया, एक्चुअली में यहाँ पे न्यू प्लस x लिखोगे, न्यू प्लस 2x लिखोगे, न्यू प्लस 3x लिखोगे, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को, समझ गए होगे, बहुत अच्छी बात। तो इतना समझ में आ गया, तो ऐसे सवाल आपसे बन जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अपन जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। बीट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमें एक बीट सुनाई दे रहे थे, हम इससे क्या कर सकते हैं, जितने बीट्स हमें पर सेकंड, हम इससे क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अपन देखते हैं पहला एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशंस देख लेते हैं, सवाल बन जाएंगे इस टाइप के। एप्लीकेशंस देख लेते हैं, डॉपलर में फिर से बीट आएगा, टेंशन मत लो। एप्लीकेशन फर्स्ट, मैंने अभी बताया था आपको
कि अगर हमें हार्मफुल गैसेस को डिटेक्ट करना है इन द माइंस तो वहाँ पे भी यूज करते हैं, बस इतना ही जानो। लेकिन जो अभी बता रहा हूँ उस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे जो मैं भी बताने वाला हूँ, तुमको ध्यान रखेंगे। टू डिटरमाइन द अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको पता नहीं है, तो विद द हेल्प ऑफ बीट्स हम ऐसा मतलब विद द हेल्प ऑफ बीट्स हम उसकी फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखो उसमें बहुत सारी किताबें, बहुत सारे फॉर्मूला और थोड़ा थोड़ा सा बुद्धि लगाओ ना, तुरंत ऐसे सवाल बन जाएंगे। और याद रखिए ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, है ना। अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का अपन को बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। तो अपन कैसे करेंगे, देखें मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, अच्छे समझना। तो जब भी इस तरह के सवाल बनाने हैं तो तुमको एक चीज पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हम फाइलिंग करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क, जब भी हम फाइलिंग करेंगे, फाइलिंग करने मतलब घिस देना, तो उसका मास कम हो जाएगा, और जब उसका मास कम हो जाएगा ना तो उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इतना अपन को याद रखना है, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जब भी हम ट्यूनिंग फॉर्क को बजाते हैं या वो मारते हैं किसी चीज से, जब वो वाइब्रेट करता है तो अपने फंडामेंटल नोट में वाइब्रेट करता है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू होती है तो वो बढ़ जाती है, ठीक है। जो भी रही होगी वो बढ़ जाएगी आफ्टर फाइलिंग। फिर क्या होगा, और लोडिंग विथ वैक्स, मतलब वैक्स लगाते हैं या कोई इम्प्योरिटी लगा देते हैं, मतलब उसका मास बढ़ा देते हैं। तो क्या होता है ना, ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और फिर हम कोई भी टाइप का सवाल बना लेंगे। क्या कर लेंगे, कोई भी टाइप का सवाल बना लेंगे। अब एक सवाल करते हैं, ठीक है, अच्छे सुनना। ये ट्यूनिंग फॉर्क, इसकी फ्रीक्वेंसी में पता है, लेट अस सपोज करो इसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, और ये एक दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमको पता नहीं है, जो कि हमको फाइंड आउट करनी है। तो हमने मान लिया इसकी फ्रीक्वेंसी x। अब हमें ये पता लगाने के लिए हमारा तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है, आप प्रोसीजर भी कह सकते हो या कैसा सवाल पूछा जाएगा वो भी कह सकते हो। क्या करेंगे, इन दोनों ट्यूनिंग फॉर्क को बजाएंगे एक साथ, मतलब दे साउंडेड टुगेदर, और बीट्स को सुनेंगे। बीट्स को सुनेंगे, लेट अस सपोज मानो हमें 4 बीट्स पर सेकंड सुनाई दिए। कितने बीट्स पर सेकंड सुनाई दिए, मान के चलो 4 बीट्स सुनाई दिए। अब पर सेकंड नहीं, देखो कभी भी ऐसा भी लिखा रहता सवाल में 4 बीट्स आ रही है, ठीक है, तो पर सेकंड नहीं, तो वो बीट का मतलब होता है पर सेकंड की बात हो रही है, ठीक है। तो 2 मिनट रुकना भाई, थोड़ा सा पसीना साफ कर लूंगा। ठीक है, तो पर सेकंड भी लिख सकता है, 4 बीट सुनाई दे ऐसा भी लिख सकता है, अपन पर सेकंड लिखेंगे लेकिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो अगर ऐसा है तो मुझे बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। इसकी फ्रीक्वेंसी या तो 204 होनी चाहिए या तो 196, यही हो मतलब। अब 2 ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए, 2 ही हमारे बचे अभी। बाकी सब ऑप्शन दिए होंगे 200, 202, 204, वो सब एलिमिनेट हो गए, जो भी है। 204 एलिमिनेट नहीं हुआ, सॉरी, 200 और 202 एलिमिनेट हो गए। अब आंसर है 204 या तो 196। 196 हो गया तो भी हमें 4 बीट सुनाई देंगे जब व्हेन दे साउंडेड टुगेदर। और अगर 100 200 मैंने अभी क्या बोला था, जो भी बोला था उसको उल्टा ले लो तो भी हमें 4 बीट ही सुनाई देंगे। इतना क्लियर हुआ। अब हमने क्या किया, इसकी फाइलिंग की, ध्यान देना अच्छे से, इस ट्यूनिंग फॉर्क की फाइलिंग की। अब फाइलिंग करने के बाद फिर से इनको बजाया, मतलब वही अगेन दे साउंडेड टुगेदर, ठीक है। फाइलिंग करने का तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो 200 ही रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसकी थोड़ी ना चेंज होगी। इसके साथ आपने फाइलिंग या वैक्सिंग थोड़ी ना की, आपने तो इसकी फाइलिंग या वैक्सिंग की है, ठीक है। तो हमें मान के चलो 2 बीट्स पर सेकंड सुनाई दिए। एक्चुअली में 2 बीट्स लिखने की जरूरत नहीं, वो ये लिख देंगे कि नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीजेस या नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीजेस। यहाँ पे नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज हुए मान के चलो, ऐसा भी हो सकता है नंबर ऑफ बीट इंक्रीज हो, या सवाल में 6 भी हो सकता था, हमने 2 ले लिया। बात समझ में आई। अब बोला कि बताओ इसकी, अब इसमें 2 टाइप के सवाल, बिफोर फाइलिंग इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बिफोर फाइलिंग तो x है, और आफ्टर फाइलिंग क्या हो जाएगी वो भी अपन देख लेते हैं, है ना, कि आफ्टर फाइलिंग कितनी हो जाएगी। अब बात सुनना मेरी। अब कुछ क्या करते हैं, कुछ लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक इन द सेंस दिमाग लगाते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना, प्लस माइनस करना। अगर आपने वो कर लिया ना तो आप आराम से ऐसे सवाल बना लोगे, जितना भी आपको घुमा ले आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लो आपने 204 ले लिया, आपको लेके चलना है, अगर आपने 204 ले लिया तो पहले 200 था, ये 204 था, 4 बीट सुनाई दे रहे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। अब क्या होगा, फाइलिंग करने से क्या होगा भाई, इसकी तो 200 ही रहेगी,
इसकी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी फाइलिंग करने से या बढ़ जाएगी। मैंने अभी क्या बताया, फाइलिंग करोगे तो मास कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लेटर सपोज करो इसकी फ्रीक्वेंसी 204 से ज्यादा हो जाएगी, मान के चलो 206 होगी। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जरूरी मैंने 206 लिया। मैंने 206 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 2 का डिफरेंस हुआ तो मैंने यहाँ पे 2 का ही लिया, इसलिए आप कुछ भी ले लो। तो अब कितने बीट्स सुनाई देते, 6। मतलब नंबर ऑफ बीट्स बढ़ने चाहिए थे अगर 204 होता तो, लेकिन नंबर ऑफ बीट्स बढ़े कि कम हुए, नंबर ऑफ बीट्स कम हुए। कम हुए मतलब इसका आंसर है 196। क्या आंसर है, उसका जस्ट अपोजिट कर दो 196। चेक करने की जरूरत भी नहीं है फिर तो आपको, लेकिन चलो मैं चेक करके भी दिखाता हूँ। क्या था पहले, अब अपन को कितना लेना है 196, तो कितने बीट सुनाई दे रहे थे 4, ये तो 200 ही रहेगा। इसको आपने फाइलिंग कर दी, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई 198 हो गई होगी, इसी वजह से अब कितने बीट सुनाई दे रहे होंगे। तो मतलब हमारा जब हम 196 ले रहे हैं तो जो कंडीशन गिवन थी वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो 196 है। कितनी है, 196 है। समझ में आया, बिफोर फाइलिंग 196 है, आफ्टर फाइलिंग 198 है। इसलिए बीट हमारे जो 4 थे वो पहले 4 थे तो अब जो हो गए। अब ऐसे कितने सारे सवाल बनाए जा सकते हैं यार, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं भाई। अब ट्यूनिंग फॉर्क और वो स्ट्रेस स्ट्रिंग वाला भी बनाया जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रिंग में भी तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। अब बोलेगा उसमें टेंशन बढ़ा दिए तो अब इतने बीट सुनाई दे रहे हैं, उसमें टेंशन बढ़ाओ तो हमें पता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रूट टी के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब टेंशन के प्रोपोर्शनल होती है। टेंशन बढ़ाओ तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए थी, उस हिसाब से प्लस माइनस करते रहना और सवाल बनाते रहना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है फाइलिंग करने पर क्या होता है और वैक्सिंग करने पर क्या होता है, तो उसमें कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस करना है। आप लेके चलो, आप पहले आपको समझ में आ गया 6 बीट सुनाई दे रहे हैं, तो अगर उसकी x है तो उसके x प्लस 6 हो गया तो x माइनस 6 होगी। उसके बाद x प्लस 6 लेके चलो और देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या जो गिवन है। अगर हो रही है तो अच्छी बात है, x प्लस 6 नहीं हो रही तो x माइनस 6। समझ में आ गया, बिफोर फाइलिंग आफ्टर फाइलिंग कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसमें दिया हुआ था कि पहले 4 सुनाई दिए फिर 2 सुनाई दिए, अगर ऐसा भी लिख सकते हो पहले 4 सुनाई दे रहे थे अब नंबर ऑफ बीट्स कम हो गए, ये नहीं लिखा कि 2 सुनाई दे रहे, तो फिर वो बिफोर फाइलिंग ही पूछेगा, फिर आफ्टर फाइलिंग आपसे सवाल पूछ ही नहीं सकता क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको डिफरेंस कितना कम करना है, बस कम हो गए ये लिखा रहेगा। तो इतना क्लियर हो गया। तो ऐसे सवाल जरूर बना लेना, ऐसे सवाल एग्जाम में आने के मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेस स्ट्रिंग के साथ भी मिक्स होकर सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो भैया बीट में इतना ही है, और बीट में 2-4 टाइप के और सवाल आते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारे पास 3 साउंड सोर्स है ना, और उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है, व्हेन दे साउंडेड टुगेदर तो कितनी बीट्स पर सेकंड सुनाई देंगे। आप चाहे तो रट भी सकते हैं और आप चाहे तो समझ भी सकते हैं, जो आपको सही लगे आप कर सकते हैं। एक की फ्रीक्वेंसी न्यू, एक की फ्रीक्वेंसी न्यू माइनस 1, एक की फ्रीक्वेंसी न्यू प्लस 1। समझ गया, वो ये कंसेक्यूटिव है, मतलब न्यू माइनस 1 न्यू न्यू प्लस 1, डिफरेंस एक एक का है। तीनों साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस एक एक का है, तो कितने बीट्स पर सेकंड सुनाई देंगे व्हेन दे साउंडेड टुगेदर। ऐसा भी हमसे सवाल पूछ सकता है। फिर क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है न्यू माइनस 2 न्यू न्यू प्लस 2। आप कितने व्हेन दे साउंडेड टुगेदर बताओ कितने बीट्स पर सेकंड सुनाई देंगे। फिर न्यू प्लस माइनस 3 न्यू न्यू प्लस 3, ऐसे भी हो सकते हैं। 3 का भी डिफरेंस हो सकता है, 2 का भी डिफरेंस हो सकता है, 1 का भी हो सकता है। मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बाकी आप करते रहना कितना बीट सुनाई देगा। यहाँ पे जो बीट सुनाई देंगे वो 2 सुनाई देंगे। कितने सुनाई देंगे, 2 बीट्स पर सेकंड विल बी हियर। ठीक है, इतना समझ में आएगा, 2 बीट सुनाई देंगे। कैसे, इसका एग्जांपल मैं यहाँ से समझाता हूँ। जैसे मैं इसको करूंगा वैसे ही तुम इसको कर लेना, तो तुम्हारा 2 आंसर आ जाएगा। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कितने बीट सुनाई देंगे, करने का तरीका क्या है। आप क्या करोगे, जितने भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज हो उनके बीच में डिफरेंस लोगे। क्या लोगे, डिफरेंस। तो इनके बीच में डिफरेंस 2 का, इनके बीच में डिफरेंस 2 का, और फिर इसके और इसके बीच में हो गया, आपके इसके बीच में डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस 4 का। अब देखो हमें यहाँ पे कितने नंबर मिले, 2 2 4। हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड को 2,2 एंड 4 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा कि कितने बीट पर सेकंड सुनाई देंगे। ऐसे आपको निकालना है। मैं तरीका बता रहा हूँ, अभी इसके डीप में नहीं जा रहा हूँ। आप बस इतना याद रखो कैसे निकालना है, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, तो 1 सेकेंड को डिवाइड करेंगे तो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करो, यहाँ 2 एक बार है तो 1/2 2 बार लिख दो। ऐसे डिवाइड बाई 2 मतलब ऐसा, नीचे 2 2 लिख दो, है ना। अभी ऊपर क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर से 2 2 लिख दो, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है। फिर यहाँ 4 है तो क्या लिख दो, 4 नीचे 4 कितनी बार, 4 नंबर तो 4 बार, 2 नंबर तो 2 बार, ऐसा लिख दिया। फिर यहाँ पे नंबर लिखते जाओ, 1 2 1 2 1 2 3 4। अब इसमें से देख लो कितने कॉमन नंबर्स है, उनको अलग कर लो। जितने भी डिफरेंट नंबर्स है उतनी फ्रीक्वेंसीज हमको सुनाई देगी। तो कॉमन कौन कौन है, देखो 2/2 1 आएगा, 2/2 1 आएगा, इसको और ये 4/4 बनाएगा। तो 1 एक बार काउंट कर लिया, मतलब एक बीट। 1 एक ही बार काउंट करना है ना, 1 को 3 बार काउंट नहीं करना है। 1/2 कितनी बार है,
यहाँ पे भी तो 1/2 आएगा, तो 1/2 कितनी बार है यहाँ पे 3 बार, तो इसको भी एक ही काउंट करना है, तो 1 बीट 2 बीट, और ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, तो एक यहाँ से एक यहाँ से, तो टोटल कितने बीट हो गए 4, तो 4 बीट पर सेकंड सुनाई देंगे जब 2 का डिफरेंस होगा साउंड सोर्स में, ठीक है। अब 3 का डिफरेंस लेके आप कर लेना, मेरे हिसाब से 3 का डिफरेंस लोगे तो 12 बीट्स आएंगे पर सेकंड, कितने आएंगे 12 बीट्स पर सेकंड आएंगे अगर आप 3 का डिफरेंस लोगे, मतलब न्यू-3 न्यू और न्यू+3 लोगे, और यहाँ पे 1 का डिफरेंस लिया तो 2 आए, 2 का डिफरेंस लिया तो 4 आए, और 3 का डिफरेंस लोगे तो कितने आएंगे 12 आएंगे। सवाल समझ में आ गया? नहीं आया रट लो, आपको रटना एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। कि हमारे पास अगर 3 सोर्स है, उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी इतनी है, व्हेन दे साउंडेड टुगेदर बताओ हाउ मेनी बीट्स पर सेकंड आर हियर्ड, है ना, कितने बीट्स पर सेकंड सुनाई देंगे। तो ये हो गया अपना बीट यहाँ पे खत्म। मुझे देख लें तो बीट में कुछ और बचा है क्या? नहीं। अब अपन आते हैं डॉपलर पे। कहाँ आते हैं? डॉपलर पे बढ़ते हैं, डॉपलर पे, और इसमें भी डॉपलर में भी बीट मतलब इसमें बीट पे हमारे सवाल आ सकते हैं, है ना। बीट्स पर सेकंड इतने सुनाई दे रहे हैं तो कितना, उसकी स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर क्या होगी, या स्पीड ऑफ सोर्स क्या होगी। कुछ रह तो नहीं है, ठीक है। तो पहले डॉपलर होता क्या है? डॉपलर ये होता है कि भाई अगर सोर्स एक, पहले ये समझो यहाँ पे एक सोर्स होता है, एक ऑब्जर्वर होता है। सोर्स क्या करता है? एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का साउंड एमिट करता है, और एक ऑब्जर्वर होता है जो उस सोर्स को, उस साउंड सोर्स को, मतलब उस साउंड को सुनता है। जब वो सुनता है तो जो साउंड सोर्स ने हमारी फ्रीक्वेंसी एमिट की होती थी, जिसको हम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, वो फ्रीक्वेंसी वो उस फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है। क्यों? when there is a relative motion between the source and the observer, observer और source के बीच में relative motion होता है along the side of motion। ये क्या होता है अभी बात करेंगे, along the line of sight क्या होता है अभी बात करेंगे, बस याद रखो when source when there is a relative motion between the source and the observer, then the frequency heard by the observer is different that of the frequency emitted by the source। जो frequency source emit कर रहा था, लेकिन जो ऑब्जर्वर सुनेगा वो फ्रीक्वेंसी अलग होगी। इसी फेनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप की फ्रीक्वेंसी, एक क्या है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो सोर्स ने क्या की एमिट की, और एक हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी या अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे ऑब्जर्वर को सुनाई दी। तो हमें ये पता लगा रहा है कि अगर व्हेन मतलब रिलेटिव मोशन है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, दोनों की स्पीड अगर सेम है, सेम डायरेक्शन में, तो फिर उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, तो उसको वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जो कि सोर्स एमिट करेगा, है ना। और दोनों रुके हुए हैं तो भी ऐसा नहीं होगा, यानी एक को मूव करना चाहिए तो दोनों को मूव करना चाहिए, अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो या तो डिफरेंट डायरेक्शन मूव करे या तो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करे। रिलेटिव मोशन का मतलब आप जानते हैं, ठीक है। चलो, तो अपन को यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना है, मतलब फॉर्मूले अंदर से इसमें देखो बहुत सारे केस हो सकते हैं। केस हो सकता है कि सोर्स हमारा रुका रहे और ऑब्जर्वर किसके पास जा रहा हो, सोर्स के पास जा रहा हो। फिर क्या हो सकता है, सोर्स रुका रहे, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा हो। फिर उल्टा कर लो, ऑब्जर्वर को रोक दो, सोर्स को पास में भेज दो, सोर्स को दूर कर दो, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों को आसपास में बुला लो, दोनों को दूर दूर कर लो, बहुत सारे केस। लेकिन फॉर्मूला आपको रटना है कि कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, मतलब अपन को अपरेंट फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला चाहिए। अच्छा, मैंने ये बोला अलोंग द लाइन ऑफ साइट, इसका मतलब ये है कि मतलब लाइन ऑफ मोशन अपन यहाँ पे देखेंगे, फिर उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। तो न्यू डैश जो होता है वो होता है न्यू वी। वी वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम जिसमें भी अपन सोर्स और ऑब्जर्वर चल रहे हैं हमारे, ठीक है। ऊपर आता है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, नीचे आती है सोर्स की वेलोसिटी। हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो यही होंगे, मतलब उनका स्वरूप ऐसे ही होगा। अपन को बस यहाँ पे प्लस माइनस लगाना है, यहाँ पे प्लस माइनस लगाना और कुछ नहीं करना। एक न्यू डैश क्या है यहाँ पे ध्यान देंगे, न्यू डैश क्या है अपना यहाँ पे, न्यू डैश है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और अपरेंट फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है? दिस इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दैट इज एमिटेड बाय द सोर्स। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। वी ओ क्या है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। वी एस क्या है? वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। समझ में आ रही बात को? अपन को यहाँ पे प्लस माइनस लगाना है। अगर प्लस माइनस लगा दिया तो काम बन जाएगा अपना। अब देखो अगर दोनों 0 0 है तो वी कट जाएगा, तो जो हमारी अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर आ जाएगी? हमारी ऑटोमेटिकली अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगी। मतलब दोनों रुके हुए हैं तो रिलेटिव मोशन तो हो नहीं रहा है, तो वही आ जाएगा, है ना। और अगर दोनों की स्पीड सेम है, सेम डायरेक्शन में है, तो वो अपन बाद में देख लेंगे। मतलब आपको याद रखना रिलेटिव मोशन होना चाहिए, इसमें इतना और भी ज्यादा बात नहीं कर। अब देखो, अब अपन को कैसे याद रखना है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ठीक है। अगर सोर्स रुका हुआ है, मान चलो सोर्स एक केस लेते हैं जिसमें सोर्स रुका हुआ है, मतलब ये अपना सोर्स है, ये रुका हुआ है, मतलब Vs 0 है, और जो ऑब्जर्वर है वो हमारा सोर्स के पास जा रहा है विथ वेलोसिटी 0। ये अपना कौन है? ऑब्जर्वर।
ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे मान लो इसने न्यू फ्रीक्वेंसी का साउंड एमिट किया, तो उसको न्यू से ज्यादा सुनाई देगा कि कम सुनाई देगा? कॉमन सेंस, इसके पास जा रहा है ना तो ज्यादा सुनाई देगा, इससे दूर जा रहा होता तो कम सुनाई देगा। मतलब जो न्यू डेस है वो हमारा ज्यादा होना चाहिए न्यू से, इस केस में किससे ज्यादा होना चाहिए? न्यू से। तो पहली चीज तो अपना वीएस 0 हो गया, तो इसको तो हटा ही दो, हटा दो, उड़ गया। अब वीओ ऊपर प्लस आएगा कि माइनस आएगा? लॉजिकली बताओ, प्लस आना चाहिए माइनस आना चाहिए? हमें न्यू डैश को ज्यादा करना है, अगर न्यू डैश को ज्यादा करना है तो ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला नंबर बड़ा होने के लिए प्लस लगा देंगे। अब यही ऐसा होता, ये ऐसे जा रहा होता तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। इतना समझ में आ गया? माइनस लगा। अब मान चलो उल्टा ले लेते हैं, ऑब्जर्वर रुका हुआ है और सोर्स ऑब्जर्वर के पास विद। अब मुझे ये बताओ कि फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को ज्यादा सुनाई देनी, न्यू डैश अभी ज्यादा होना चाहिए न्यू से कि कम होना चाहिए? ऑब्वियस बात, इसके पास जा रहा है तो न्यू डैश क्या होना चाहिए? ज्यादा। न्यू डैश को अगर ज्यादा होना है तो यहाँ तो वीओ 0 है, तो उसको तो हटा दो पहले। अब नीचे आएगा वीएस, अब यहाँ प्लस आना चाहिए कि माइनस आना चाहिए? अब तुम ये देखो, इसके पास जा रहा है ना, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है तो नीचे बड़ा नंबर होना चाहिए कि छोटा नंबर होना चाहिए? नीचे हमारा छोटा नंबर होना चाहिए, जब भी तो हमारा न्यू डैश न्यू से ज्यादा आएगा, मतलब यहाँ पे माइनस। तो नीचे की वजह से अगर बढ़ाना है तो माइनस, और ऊपर की वजह से अगर न्यू डैश को बढ़ाना है तो प्लस। इतना याद रखना, ऊपर की वजह से कम करना है तो माइनस, और नीचे की वजह से अगर कम करना है तो प्लस। अब समझ में आ गया होगा। अब चलो ये दोनों में मूव कर, दोनों को मूव करा देते हैं, इसके पास इससे दूर। ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है और सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। अब देखो यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, अपन देख लेते हैं। अब मुझे बताओ, ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है ना, तो ऑब्जर्वर क्या चाहता है कि म्यू डैश बढ़े, लेकिन सोर्स दूर जा रहा है तो सोर्स क्या चाहता है कि म्यू डैश कम हो। अगर ये चाहता है कम हो तो यहाँ प्लस आना चाहिए, एक चाहता है कम हो इसलिए प्लस आना चाहिए, और एक क्या चाहता है बढ़े तो ऊपर भी प्लस आना चाहिए। बात समझ गए? ऊपर भी प्लस, ऊपर प्लस क्यों? क्योंकि इसको बढ़ाना है न्यू डैश को। नीचे प्लस क्यों? क्योंकि इसको कम करना है। अगर ये ऐसा होता यहाँ क्या आ जाता, और वी ओ बाई वी एस बस। तो देखो, हमने देखा जितने भी केसेस है सब में हमारा स्वरूप तो यही है, बस प्लस माइनस का चेंज करना है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये हो गया हमारे फॉर्मूले। अब इस पर सवाल किस किस टाइप के आते हैं बोला है। अब ऐसे तो सवाल मैं कराऊंगा नहीं आपको कि सोर्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी 500 है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से सोर्स की तरफ, बताओ उसको फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी। यार फॉर्मूला वाले मैं सवाल नहीं कराऊंगा, मैं थोड़े अच्छे सवाल कराऊंगा, है ना। रिफ्लेक्शन भी अपन इसमें लेंगे, तो रिफ्लेक्शन पे कैसे लेंगे, क्या करेंगे, वो मैं आपको सब बता रहा हूँ। 2 मिनट, 2 बजे बस। हाँ, 2 मिनट बस बच्चों। और अपन अभी देखेंगे डॉपलर इफेक्ट इन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना। तो जब साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगा तो उसको कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा, उसमें अपन डॉपलर इफेक्ट का, डॉपलर जो इफेक्ट है उसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, इसमें एक अच्छा दो अच्छे सवाल करा देता हूँ। देखो इसमें, ये तुम रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, एक कौन हो? तुम हो रेलवे स्टेशन पे खड़े, ऑब्जर्वर, तुम रेस्ट में। ट्रेन आई मस्त से, बूम बूम, और यहाँ से मस्त से निकल गई। इसकी इसकी जो हॉर्न की फ्रीक्वेंसी, इसने जो हॉर्न बजाया उसकी जो फ्रीक्वेंसी न्यू है, और अभी भी न्यू है। दो अलग अलग ट्रेन भी हो सकती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के हॉर्न हो सकते हैं, उनके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सवाल ये पूछा गया कि जब इसने जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व किया, जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की उसका रेशियो था 10/9। ये दो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व किया, µ1/µ2, ऐसा मान। या कितने बीट सुनाई देंगे ऐसा भी पूछ सकता है। तो इसमें दो केस हो रहे हैं। क्या केस हो रहे हैं? जब ट्रेन इसके पास आ रही होगी बच्चों, तो क्या हो रहा है, हमारा जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, तो अपन µ1 निकाल लेंगे उस फॉर्मूले से। और दूसरा केस क्या है, हमारा सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो µ2 निकल जाएगा। तो ये µ1 µ2 का रेशियो इतना दिया है। वहां पे स्पीड ऑफ ट्रेन, सोर्स की स्पीड पूछ सकता है, यहाँ पे हमारी ट्रेन ही सोर्स है तो ट्रेन की स्पीड पूछ सकता है, कार की स्पीड पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही बात को? और वी वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दिया होता है। ऐसे सवाल आपसे बनने चाहिए। अच्छा, ऐसा पूछ ले कि इसको अगर 5 बीट पर सेकंड सुनाई दे रहे, तो आपको समझ जाना है कि µ2 है, µ1 माइनस µ2 5, इसका मॉड लेना है। ठीक है, ओबवियस बात है, जब इसके पास जा रहा है तो µ1 यहाँ बड़ा है। अपन ये मान रहे हैं कि जब ये इसके पास जा रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी µ1 सुनाई दे रही, तो µ1 बड़ा है, तो अपन यहाँ पे µ1 माइनस µ2। ऑब्वियस बात है वो तो, जब सोर्स उसके पास जाएगा तो उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, दूर जाएगा तो कम सुनाई देगी। इतनी समझ में आ गई हुई बात। तो बीट मतलब अपन को ये भी दे सकता है कि इसको इतने बीट सुनाई दे रही है, इसको जो फ्रीक्वेंसी इसने मतलब सुनी उसका रेशियो दे सकता है कि इतना रेशियो इसने नोट किया। तो बताओ स्पीड ऑफ ट्रेन क्या थी। ऐसे सवाल आपसे बनने चाहिए। चलो एक और बताओ, और कैसे सवाल पूछ सकता है। देखो, ये ऑब्जर्वर रुका हुआ, वही इसको भी मूव करा सकते, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप मूव करा लो, आपको कराना। ये सोर्स, ये
न्यू1 फ्रीक्वेंसी का साउंड एमिट कर रहा है, ठीक है, और इसकी स्पीड है v, और इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू2, और ये मान के चलो ये भी दूर जा रहा है, ये v बेस से दूर जा रहा है। अब इसको अगर कोई बीट नहीं सुनाई दे रहे हैं, न्यू1 फ्रीक्वेंसी दे देगा तो पूछेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सोर्स नंबर 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, या सोर्स नंबर 1 की 2 की दे देगा तो 1 की क्या है। इसको अगर कोई बीट नहीं सुन रहा है तो देखो एक्चुअली में इसको दो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होंगी, एक इसकी वजह से, इसमें क्या है सोर्स हमारा ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, और इसमें क्या है एक इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होगी। इसमें क्या है, इसमें हमारा सोर्स क्या हो रहा है बच्चों, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। फॉर्मूला लगा लोगे ना, दो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा, अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लगाऊं तो क्या है इसमें, देखो पहले जो लिखना है वो लिख लो। अच्छा इसका न्यू1 लिया है ना, तो न्यू1 डैश ले लो, है ना, जो इसको फ्रीक्वेंसी इसकी वजह से सुनाई देगी, न्यू1 v अपॉन v। इसमें ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है तो ऊपर v आता है वो तो 0 हो गया, सोर्स पास में जा रहा है, सोर्स अगर पास में जा रहा है और v स्पीड से जा रहा है तो क्या लगाएंगे माइनस v। अरे यार ये वेलोसिटी ऑफ साउंड ले लो, फिर कुछ और ले लो यार, vs ले लो, नहीं अपन ने इसको इतना लिया था तो इसको vs1 ले लो, इसको vs2 ले लो, ठीक है, सोर्स की स्पीड को vs1, यहाँ पे vs2, यहाँ पे क्या आएगा vs2। एक फ्रीक्वेंसी ये सुनाई देगी और दूसरी फ्रीक्वेंसी कैसे सुनाई देगी, इसकी वजह से जिसमें सोर्स दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से, तो इसमें क्या लिखोगे तुम 2 v अपॉन v, यहाँ प्लस vs2 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस, इसको अगर 5 बीट सुनाई दे रहे हैं या इसको कोई बीट नहीं सुनना है तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों फ्रीक्वेंसी को बराबर कर देना तो कोई बीट नहीं सुनाई देगा, न्यू1 डैश माइनस न्यू2 डैश को 0 कर देना तो कोई बीट नहीं सुनाई देगा, दोनों को बराबर कर देना। तो ऐसे सवाल आपसे पूछ सकते, बन जाएंगे ना भाई। देखो बीट यहाँ पे ऐड हो रहा है, बीट आपको बनना चाहिए, बीट आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे सवाल बनने चाहिए। अब देखते हैं डॉपलर इफेक्ट इन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसमें जल्दी से सुन लो, और इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दे रहा हूँ, बाकी दिमाग आप लगा लेना कि कैसे बनाना है, क्या करना है, ठीक है। चलो इसमें क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि हमारे साउंड को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अब इसमें बहुत सारे केस है बच्चों, बहुत अनंत नंबर ऑफ केसेस आते हैं, लेकिन अपन को एक बता दूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा तो आपको सवाल आएगा। एक कार है, सोर्स है, अब कार के अंदर हमारा अगर ऑब्जर्वर हो सकता है, कार के बाहर यहाँ हो सकता है ऑब्जर्वर, यहाँ ऑब्जर्वर हो सकता है, और ये ऑब्जर्वर भी मूव करता हुआ हो सकता है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी अगर इसने न्यू फ्रीक्वेंसी का सोर्स एमिट किया, कितनी फ्रीक्वेंसी का किया बच्चों, न्यू फ्रीक्वेंसी का किया, और इसकी स्पीड है अगर v। वेलोसिटी ऑफ साउंड कुछ और दे देगा वो आपको, वेलोसिटी ऑफ साउंड v नहीं लेंगे, अच्छा नहीं यार इसको vs ले लो तो फिर तुम लोग बोलोगे ठीक है। तो इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी, इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एक इसके अंदर भी आदमी है, ध्यान देना, इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। यहाँ पे अपन को 3 लोगों की बात करनी है, तो बच्चों देखो ध्यान से, इसको 2 फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एक तो यहाँ से डायरेक्ट और एक रिफ्लेक्ट होने के बाद, इसको भी 2 फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एक तो खुद की जो बजाया वो तो सुनाई देगी और एक दूसरी सुनाई देगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो इसके ड्राइवर को 2 फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एक तो जो उसने बजाया न्यू बजाया तो न्यू ही सुनाई देगा, ठीक, और दूसरा कौन सा सुनाई देगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद, और इसको भी 2 सुनाई देगी। एक कब, एक सोर्स से डायरेक्ट सुनाई देगा जिसमें अपन ये लेंगे कि सोर्स दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से, और एक बार रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देगा। तो एक्चुअली में क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये भी एक सोर्स की तरह व्यवहार करेगा, किसकी तरह व्यवहार करेगा, एक सोर्स की तरह व्यवहार करेगा। मिरर इमेज से भी कर सकते हो, लेकिन मैं उससे नहीं बताता हूँ, मैं तो ऐसे बताता हूँ कि ये भी एक सोर्स है जो कि साउंड पे एमिट कर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी का एमिट कर रहा है ये अगर पता चल जाए तो काम बन जाए। कितनी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, क्या न्यू फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, नहीं, न्यू का तो एक कार एमिट कर रही है, ये उतना ही एमिट करेगा जितना कि एब्जॉर्ब करेगा, जितना भी मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी का साउंड एब्जॉर्ब कर रहा होगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी का ये साउंड क्या कर रहा होगा, एमिट करेगा। तो एब्जॉर्ब, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्चुअली में पहले ऑब्जर्वर है फिर ये सोर्स बन जाएगा, तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी करेगा, न्यू डैश, इसकी फ्रीक्वेंसी में निकालता हूँ। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, ये सोर्स है, सोर्स इसके पास जा रहा है, पहले इसको ऑब्जर्वर बना दो फिर इसको सोर्स बना दो, तो सोर्स इसके पास जा रहा है तो कितनी फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी, पहले अपन ये बात कर लेते हैं। तो कितनी सुनाई देगी, न्यू बजाया v अपॉन v, सोर्स पास में जा रहा है मतलब माइनस vs, और ऑब्जर्वर तो ये है रुका हुआ है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 सोर्स है। अब आपको अगर इतना समझ में आ गया, आपने फ्रीक्वेंसी लिख ली, फिर आपके लिए सवाल में कोई ताकत नहीं है। अब बताओ इसको, ये ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे एक सोर्स है एक सोर्स है, तो इसकी वजह से इसको फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और इसमें क्या है बताओ, इसमें
ये दोनों रुके हुए हैं, तो जितना फ्रीक्वेंसी है उतना ही सुनाई देगा इसमें। अब इसको भी मूव करा सकते थे अपन, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, इसको मूव करा सकते थे तो इन दोनों की वजह से एक फ्रीक्वेंसी आएगी और इसकी वजह से भी एक फ्रीक्वेंसी आएगी। अभी सुनो, इसको कितना सुनाई देगा रिफ्लेक्शन की वजह से? इतना ही सुनाई देगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये रुका हुआ है और ये भी रुका हुआ है। और इसको कितना सुनाई देगा? इतना ही इसको भी सुनाई देगा। और लेकिन एक यहाँ से सुनाई देगा, तो इसको दो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही, वो वही सुनाई दे रही जो इसको सुनाई दे रही? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको रिफ्लेक्ट होने का तो वही फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही जो उसको सुनाई दे रही, लेकिन इसको पहले जो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी सोर्स से सुनाई दे रही थी वो अलग थी। इस केस में देखो सोर्स इसके पास जा रहा था, लेकिन इस केस में सोर्स इससे दूर जा रहा है, तो उसको भी दो फ्रीक्वेंसी, इसको भी दो फ्रीक्वेंसी। एक तो ए वाली फ्रीक्वेंसी इन दोनों को सुनाई देगी न्यू डैश, और एक केस में सोर्स इसके पास जा रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। उन दोनों का डिफरेंस लोगे तो बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। आप, मैं तो बोलता हूँ रिजल्ट भी याद रख लो अगर आप रख सको तो, और नहीं रख सको तो आप वहां पे एग्जाम में कैलकुलेट कर ही सकते हो। और इसको भी दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एक तो न्यू डैश सुनाई देगा, इसको भी न्यू डैश सुनाई देगा, और इसको एक दूसरा कौन सा सुनाई देगा अगर हम बात करें, उसको सुनाई देगा न्यू वन मान लेते हैं, न्यू इसने एमिट किया v/v, समझना मेरी बात से। और ये क्या हो गया? सोर्स इसके पास जा रहा है, मतलब -vx में। अब देखो इसको दोनों फ्रीक्वेंसी सेम सुनाई दे रही है, मतलब इसको कोई भी बीट नहीं सुनाई देगा, और इसको दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी? इससे सोर्स दूर जा रहा है, म्यू v/v प्लस vs1। इसको दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, एक ए और एक ये रुके हुए। अब इसको भी मूव करा सकते थे भाई, तो पहले इन दोनों की मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आएगा, तो सोर्स उस केस में स्टेशनरी हो जाएगा और ऑब्जर्वर मूविंग हो जाएगा, तो फिर ये नहीं सुनाई देगी जो उसने एमिट की, फिर इसको कुछ और सुनाई देगा। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो देखो कितने सारे सवाल। अच्छा, इसमें ड्राइवर की बात करें तो एक तो न्यू सुनाई देगा और एक कौन सा सुनाई देगा? इसके ड्राइवर को भी दो सुनाई देगी, एक तो न्यू जो उसने बजाया, और दूसरा सेकेंड फ्रीक्वेंसी कौन सी सुनाई देगी? सुनना, ए वाली की। ए भी सोर्स बन जाएगा, ये सोर्स बन गया और ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है। इसमें देखो ये दोनों तो रुके हुए थे, इसलिए जितना रिफ्लेक्ट कर रहा था उतनी फ्रीक्वेंसी इन दोनों को सुनाई दे रही है, लेकिन इसको अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो क्या सुनाई देगी? जितना इसके पास गया, ये डबल डैश ले लो, तो कितना ए अपना सोर्स हो गया ना अभी, तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे कौन मूव कर रहा है? ऑब्जर्वर। तो अपन क्या लिखेंगे? ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है। ऑब्जर्वर अगर सोर्स के पास जा रहा है तो क्या लगाएंगे? तो इसको ये दो फ्रीक्वेंसी। और न्यू डैश क्या है? न्यू डैश है, इसको यहाँ पुट कर लो, और ये अपन ने vs1 ही लिया हुआ है ना, तो s1 नहीं vs लिया हुआ है, ठीक है। तो आप समझ गए हो, इसको दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो इसको कितनी कौन कौन सी मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, एक तो न्यू सुनाई देगी और एक सुनाई देगी न्यू डैश। अपन न्यू डबल डैश ले लिया तो देख लो इसको, v/v प्लस vs/v माइनस vs, यही आएगा जब यहाँ पे न्यू डैश की वैल्यू तुम पुट करोगे। देखो तो उसको ये दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। बीट कितनी सुनाई देगी आप देख सकते हो, हर चीज कर सकते हो आप इनको भी दौड़ा सकते हो अलग अलग स्पीड से, लेकिन इतना टफ नहीं करेगा। आपको समझ में आ गया होगा ये, और आना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बीट खत्म होता है। आप चाहे तो रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना एक पूरा चैप्टर खत्म होता है। और एक दो सवाल मैं करा देता हूँ, जल्दी से देख लो भाई। देखो एक AIPMT 2007 में एक सवाल आया, टू आइडेंटिकल वायर्स अंडर द सेम टेंशन, मतलब दो वायर है, दे आर अंडर द सेम टेंशन, हैव अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज, है ना, 500 हर्ट्ज, उनमें टेंशन सेम है, ठीक है, और आइडेंटिकल है तो उनकी लेंथ भी सेम है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमको क्या दी गई है इतनी। अब क्या लिखा गया है? व्हाट फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द टेंशन ऑफ वन वायर विल गिव 5 बीट्स पर सेकेंड। मतलब देखो समझो, ये दो वायर थे आइडेंटिकल वायर, इनमें टेंशन भी सेम, तो इन दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम होगी 500, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमने पढ़ा था 1/2L √/T/μ। आइडेंटिकल है मतलब मास पर यूनिट लेंथ सेम है, टेंशन सेम है, लेंथ सेम है, तो फ्रीक्वेंसी भी दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। अब क्या बोल रहा है, एक में टेंशन बढ़ा दी, इसमें आज लो टेंशन बढ़ा दी, इसमें टेंशन उतनी ही रखी, तो यहाँ पे तो 500 ही फ्रीक्वेंसी आएगी, फंडामेंटल इसमें टेंशन बढ़ाने से बढ़ गई। अब बोल रहा है 5 बीट सुनाई दे रही है, तो इसमें टेंशन बढ़ाई नहीं, सॉरी, इसमें टेंशन बढ़ाने से, हाँ अपन से बोला 5 बीट सुनाई दी, मतलब इसकी कितनी हो गई, अपन से क्या पूछा गया, 2 मिनट। व्हाट फ्रैक्शनल इंक्रीज, अच्छा टेंशन में कितना फ्रैक्शनल इंक्रीज किया, तो हमने माना इसकी टेंशन को अपन ने डेल्टा टी से बढ़ा दिया, दिस इज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा 500 या तो 505 हो जाएगा, क्योंकि हमने टेंशन को बढ़ाया है। अगर टेंशन को कम करते तो भी 5 बीट सुनाई दे सकते थे, 495 में। तो हमसे पूछा गया कि डेल्टा टी कितना है, तो डेल्टा टी करने के लिए अब हम कैसे करें, तो हमें जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू √T, ठीक है, तो म्यू अपॉन
न्यू प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ओवर टी अपॉन टी प्लस 5 टी प्लस डेल्टा टी। जब हमने डेल्टा टी अमाउंट बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी कितने से बढ़ जानी चाहिए, 5 से। इसको सॉल्व करो, स्क्वायरिंग कर लो, और ये 500 दिया हुआ है, ठीक है, तो कर लोगे, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका एक और तरीका मैं आपको बताऊँ, 1/2 भी कर सकते हो, उसमें आप एरर का फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन छोड़ो, आप ऐसे कर लो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा टी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, डेल्टा टी निकल जाएगा। अब मुझे एक बार देख लेने दो, कुछ ऐसा रह तो नहीं गया जो मुझे पढ़ाना था और मैंने नहीं पढ़ाया। अगर सब कुछ हो गया तो अच्छी बात है, अपन क्लास को यहीं ख़त्म कर देंगे। कोई ऐसा सवाल? अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अपना सोर्स रिवॉल्विंग भी हो सकता है, वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा बता देता हूँ, तो इतना सब कुछ बताया, तो उसको क्या छोड़ू, क्या पता सवाल उसी से। तो अगर अपना सोर्स ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस आर है और ओमेगा फ्रिक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहा है, और यहाँ पे तुम खड़े हो, तो सोर्स, अपन को इन 4 पॉइंट की बात करनी है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे, ठीक है। तो जब सोर्स ए पर होगा तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी न्यू, तो जब सोर्स ए पर होगा तो ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, जब सोर्स बी पर होगा तो कितनी सुनाई देगी, सी पर होगा तो कितनी सुनाई देगी, डी पर होगा तो कितनी सुनाई देगी। तो जब ए और सी पर होगा तो न्यू ही सुनाई देगी, क्योंकि देखो क्यों सुनाई देगी, क्योंकि देखो ए इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, मतलब इसका कोई भी कंपोनेंट इसके अलोंग द लाइन ऑफ साइट नहीं आएगा। अगर कोई भी कंपोनेंट नहीं आया अलोंग द लाइन ऑफ साइट, तो इसकी भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो, इसकी भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना वेलोसिटी, तो इनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। यहाँ पे सोर्स जब होगा और यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, इसलिए जब सोर्स हमारा ए पर होगा तो उसको उतनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जितनी भी एमिट करेगा। इन द सेम वे ऐसा सी पर भी होगा। जब बी पर होगा तो देखो बी पर हमारा सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी ओमेगा आर होगी, अगर ओमेगा आपको दिया गया है तो अब इसके जब बी पर है तो अपना क्या हो रहा है कि सोर्स दूर जा रहा है, और डी पर है तो अपना सोर्स क्या है, ऑब्जर्वर के पास जा रहा है। तो जब डी पर होगा तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी, और जब बी पर होगा तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, और ए और सी पर होगा तो सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जो कि हमारा सोर्स एमिट करेगा। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल हो गया, वो आपको क्लियर। और मुझे ना अभी एक सवाल और याद आ रहा था, अच्छा हाँ, मैं बता रहा था कि एक बार नीट में सवाल आया था, ऑब्जर्वर है और जो सोर्स है ना वो एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो सोर्स और ऑब्जर्वर की लाइन है उससे 60 डिग्री एंगल बना के उसकी जो स्पीड है वो दी गई थी अपन को, सोर्स की स्पीड ऐसे दी गई थी। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है लेकिन सोर्स मूविंग है, तो सोर्स की वीएस स्पीड यूज करेंगे कुछ और यूज करेंगे, तो इसका हम कंपोनेंट लेंगे अलोंग द लाइन ऑफ साइट, अलोंग द लाइन ऑफ साइट। और लाइन ऑफ साइट क्या होगी, सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन, उसका अलोंग इसका कंपोनेंट लेंगे और फिर वो कहलाएगी हमारी सोर्स की स्पीड। मतलब यहाँ पे सोर्स की स्पीड वीएस नहीं लेना है, क्या लेना है, वीएस cos 60, क्या लेना है, वीएस cos 60, और वीएस sin 90 की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात को? तो हम यहाँ पे अब लेक्चर को खत्म करते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों तो आप मुझसे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा, और व्हाट्सएप नंबर तो है ही, तो आप वहाँ से भी कभी भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चलो बाय बाय, टाटा, ख्याल रखो अपना और पढ़ते रहो।